कि मोदी जी को कोई भी पसंद नहीं करता कि हमारी ऑपोजिशन हो। फॉरेन के जो कंट्रीज वाले हेड्स हैं, आर्म्स की लॉबी है, फार्मा की लॉबी, ऑयल की जो लॉबी है उससे भी बड़ी है, हिंदुस्तानियों के ऊपर एंड में आएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आपको एक अजीब सी आज वीडियो बनाने वाला हूं कि मोदी जी को कोई भी पसंद नहीं करता। जब मैं ये बोल रहा हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं कि हमारी ऑपोजिशन हो, मोदी जी को पसंद नहीं करती। फॉरेन के जो कंट्रीज वाले हेड्स हैं वो भी मोदी जी को पसंद नहीं करते। आर्म्स की लॉबी है, जो पहले हम आर्म्स एंड अम्युनिशन को बाहर से इंपोर्ट करते थे वो हमने बंद कर दिया, इसलिए आर्म्स की लॉबी भी पसंद नहीं करती। फार्मा की लॉबी, ऑयल की जो लॉबी है उससे भी बड़ी है, वो भी मोदी जी को पसंद नहीं करते। अब एक एक करके खुलासा करते हैं कि रीजन क्या है कि मोदी जी को सारे हेट करते हैं और पूरी दुनिया एक आदमी को हटाने में लगी है कि 2024 में मोदी वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों है? शुरू करते हैं ऑपोजिशन से, हिंदुस्तानियों के ऊपर एंड में आएंगे। पहले करते हैं ऑपोजिशन से। अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी अपने कई 9-10 मिनिस्टर्स को लेकर मोदी जी के वहां पहुंच गई कि भाई पैसे दे दो। यही बोला उसने कि आपने जो हमारे फंड्स हैं वो सारे रोके हुए हैं, हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे वेस्ट बंगाल में, इसलिए हमारी वहां पर कोई भी काम करना मुश्किल हुआ पड़ा है। और स्टेट्स जो है उन्हें सेंटर के ऊपर थोड़ा सा मोहताज भी रहना पड़ता है पैसे लेने के लिए, क्योंकि सारा बजट सेंटर के पास होता है। अब मोदी जी ने बोल दिया कि भैया आपको मैंने इतनी बार 100 बार पहले पैसे दिए हैं, उसका हिसाब तो दे दो। आप हिसाब नहीं देती हैं तो स्टेट्स जो हैं वो बोलते हैं कि हिसाब हमने तो कभी आज तक 75 सालों में कभी हिसाब दिया नहीं, आप होते कौन हो? तो मैं आप भारतीयों की थोड़ी सी मेमोरी रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया भ्रमित करने के लिए तो सब कुछ बताएगा, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है वो बताता नहीं है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। फैक्ट ये है कि 2014 से पहले कभी भी पूछा नहीं जाता था कि पैसे कहां गए, किसके लिए लगे और किसके लिए मांग रहे हो। लेकिन 14 के बाद जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने बोला भैया एक तो ये कि जिस चीज के लिए मैं पैसा दे रहा हूं वो वहीं लगना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैंने आपको सड़क बनाने के लिए पैसा दिया है तो आपको वो पैसा सड़क पर ही लगाना है। ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल सैलरी या अपने डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी आपका उसमें से पैसा निकल जाए। दूसरा, आपको प्रूफ भेजना है कि भाई हमने 100 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, उसमें से हमने कितनी बना दी, कितनी रह गई है, और उसके लिए जो पैसे हैं कैसे कैसे आपने खर्च किया। दैट मीन एक बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट कि अगर आपने 100 किलोमीटर की सड़क बोली है हमने बना दी है, तो आपको उसकी वीडियो बनाकर भी भेजनी है एज अ प्रूफ कि यस इस सड़क बनी है, क्या क्वालिटी है, ताकि अगर उसमें और कोई पैसा रिलीज करने वाला है तो सेंटर आपको रिलीज कर देगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको कि पॉलिसी क्या थी। 2014 से पहले कोई ऐसी पॉलिसी थी ही नहीं। रीजन, वो कहते थे भाई 1000 करोड़ चाहिए आपको, ले लीजिए। इसमें से सेंटर बोलती थी यही गंदगी वाली फैमिली, हमारा हिस्सा क्या। उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी बोलती थी हमारा हिस्सा क्या। स्टेट बोलती थी हमारा हिस्सा, स्टेट के नीचे ब्यूरोक्रेसी, उसका अपना हिस्सा। तो इसीलिए राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपए भेजता हूं, 85 पैसे तो मेरी फैमिली ही खा जाती है। तो ये सारे लोग ऐसे ही बिल बांट के खाते थे, 15 पैसा ही स्टेट में या कंट्री में लगता था। अभी उल्टा सिस्टम हो गया है, आपको प्रूफ देना पड़ता है, उसी चीज में पैसे लगाने पड़ते हैं, इसीलिए तरक्की भी हो रही है। आपने देखा होगा कि अगर पूरे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रीजन क्या है कि हमने दे दिया कि भाई ये पैसा इसी काम के लिए लगेगा, कहीं और नहीं लगेगा। अब जब स्टेट गवर्नमेंट्स को हिसाब देना पड़ता है तो इनको नानी याद आ रही है। क्यों? हिसाब दे नहीं पाते, कैसे खा लिए। अब ममता बनर्जी है, मैं चलो मान लेता हूं शी इज करप्शन फ्री, लेकिन पैसे तो उनके अपने डिपार्टमेंट के लोगों ने खाए हैं, उनके अपने मंत्रियों ने खाए हैं। अगर वो बोलती हैं कि भाई आपने सड़क के लिए पैसा दिया था, आवास योजना के लिए पैसा दिया था, आपने स्कूल बनाने के लिए पैसे दिए थे, तो मेरा शिक्षा मंत्री भी पैसे खा गया, जो पीडब्ल्यू का मंत्री है वो भी खा गया, तो हॉस्पिटल वाले अपने अलग से खा गए। तो अगर वो नाम देती है तो ममता फंसती है, क्योंकि उसके सारे मंत्री ही जेल में जाएंगे।
अगर नहीं देती तो खुद करप्शन में फंसती है। तो मोदी जी ने भी ऐसा पैंतरा मारा है उसके ऊपर कि बेटा तू आई तो है अपने सारे मंत्रियों को लेके कि इनके सबके डिपार्टमेंट के पैसे रुके हुए हैं, पिछला हिसाब दे। पिछला हिसाब दे नहीं सकती। आपको याद होगा रिसेंटली केरला वाले ने भी बोला था कि हमारे पास यहाँ पर फंड्स जो है वो सेंटर से नहीं आ रहे, तो अगर नहीं आएंगे तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। वहां पर भी इन्होंने, मोदी जी ने उनसे हिसाब मांगा है पिछले पैसों का, वो हिसाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे पैसे खा लिए। अब जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, बेचो को केजरीवाल हो, केजरीवाल ने भी क्या किया, पंजाब में 50,000 करोड़ रुपया एक साल में ले लिया गवर्नमेंट बनने के बाद, और 3 लाख करोड़ और मांग रहे हैं। जैसे कि ये फुफड़ के मैरिज में आए हुए हैं और वहां पर ये मांग रहे हैं, वो जिसको बोलते हैं ना चंदा, कि भाई मेरे फुफड़ की मैरिज है, हमें पैसा दे दो। ये हालत है इनकी। और 3 लाख करोड़ करना क्या है भी? पहले जो आपने 50,000 करोड़ लिया वो लगाया कहां पर? कोई हिसाब नहीं है। वो जी हमने सब्सिडी दे दी बिजली की, और हमारे से पूछ के दी थी तुमने, सेंटर से पूछ के दी थी। तुमने तो बोला था हम इनकम इतनी जनरेट करेंगे, हम उसमें से सब्सिडी दे देंगे। और आज आप अपनी सब्सिडी देने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए आप सेंटर से पैसे मांगते जा रहे हो। भी रेवड़ियां आप बेचो और पैसा दे आपकी रेवड़ी खरीदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन सा निजाम है भी? अब आप देखिए कर्नाटका में इन्होंने स्कीम दे दी कि हम हर एक फैमिली को 10-10 किलो बोरी चावल की देंगे, और उसके बाद 5 महीने के बाद उस स्कीम बंद कर दी कि भी सेंटर हमें पैसा नहीं दे रही। स्कीम आपकी स्टेट की, सेंटर फंडिंग क्यों करे? सेंटर की स्कीम थी कि हमने फ्री राशन सबको देना है, उसको सेंटर दे रही है। और इन्होंने क्या किया, वो जो अपनी रेवड़ी बांटने के लिए इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसका पैसा भी ये सेंटर से मांग रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जितना भी खाना पड़ा है वो सारा उठा के कर्नाटका वालों को पकड़ा दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि ये आगे बांटे। और ये बोले देखिए जी हमने प्रॉमिस किया था, हमने अपनी प्रॉमिस पूरी कर दी। ये है सच्चाई। सारे जो स्टेट जो है रौला डाल रही है, स्यापा डाल रही है सेंटर के ऊपर कि सेंटर हमें पैसा नहीं भेज रहा। इसमें सच्चाई ये है ये सारा पैसा खुद खा जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचता। इसीलिए मोदी से नफरत है कि मोदी कौन होता है हमसे हिसाब मांगने वाला, क्योंकि आज तक तो किसी ने हिसाब मांगा ही नहीं। अब मुझे उम्मीद है आपको ये सारी जो गेम है ऑपोजिशन की, नफरत की भी, और नफरत एक तो ये है कि हिसाब मांग रहे हैं, दूसरा पैसे खाने के रास्ते सारे बंद कर दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं कि भाई आपने देखा कि कर्नाटका में बाढ़ आ गई, हिमाचल में बाढ़ आ गई। ऐसा ही क्यों होता है कि कांग्रेस जहां जहां जाती है वहां पे बाढ़ आ जाती है या वहां पे सूखा पड़ जाता है? और जैसे ही बाढ़ आई है एक हफ्ते से पहले हिसाब भी बना लिया गया कि यहां पर कितने अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। भाई आपसे हिसाब मांगे हुए साल हो गया, आपको ये हिसाब देना मुश्किल हुआ पड़ा है कि भाई हमने पैसे लिए थे 1,000 करोड़ रुपए, वो 1,000 करोड़ हमने कहां कहां लगाए हैं, वो आपसे हिसाब साल में बना नहीं। लेकिन बाढ़ आई, बाढ़ में नुकसान कितना हो गया, एक हफ्ते में उसका हिसाब भी बन गया कि इतने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, हमें सेंटर से इसके ऊपर रिलीफ चाहिए। ये है कांग्रेस की सच्चाई। और ऐसा क्यों होता है, मैं बात दोबारा पूछ रहा हूं आपको, मुझे कमेंट्स में चाहिए आपका आंसर भी। जहां जहां कांग्रेस जाती है वहां बाढ़ क्यों आ जाती है और इतनी जल्दी से हिसाब कैसे बन जाता है इनका? क्या आप इसके ऊपर कमेंट डाल सकते हैं ताकि सच्चाई पूरी दुनिया को पता लगे, पूरे भारतीयों को पता लगे, स्पेशली जो ये सोया हुआ सेकुलर हिंदू है इसे समझ आए, जो आज भी कांग्रेस को वोट करता है और ये ऑपोजिशन वाले निकम्मे चोरों को वोट करता है। अब तो ये होगी नेशनल के ऊपर जो मैंने बात करनी थी। अब थोड़ा सा बड़े लॉबीज की बात करते हैं। आर्म्स लॉबी है, उसने क्या किया कि पहले तो होता था कि हर एक चीज बाहर से इंपोर्ट होती थी, अभी मोदी जी ने बोल दिया कि 67 to 70% हम भारत में ही बनाएंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इससे जो आर्म्स लॉबी है इसकी दुकान बंद हो गई। अब आर्म्स लॉबी ने क्या किया है कि जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी बिगड़ी हुई औलादे हैं, उनको अपनी लॉबी में शामिल कर लिया, पैसे देते हैं और भारत की आर्मी के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ ये वहां पर स्टेटमेंट्स देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं। उनको भी, बच्चों को भी पता नहीं है कि भाई उन्हें यूज किया जा रहा है आर्म्स लॉबी की तरफ से, लेकिन चल रहा है काम। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। आजकल में आपको दिख जाएगा कि जो ये
आजकल अटैक्स हो रहे हैं आर्मी के ऊपर, और उसके खिलाफ बोल कौन रहा है? हमारे ही एक्स आर्मी चीफ्स होंगे या जनरल होंगे, उनके बिगड़े हुई औलादे वही भ्रमित कर रही हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। पहली बात ये होगी आर्म्स लॉबी की। वैसा ही फार्मा का भी है। अब मोदी जी ने क्या किया, आपको जेनरिक मेडिसिन आपको अलाउ कर दी, और साथ में उन्होंने पूरे कंट्री में दुकानें भी खोल दी। वहां पर आपको जो मेडिसिन है 5 रुपए का पत्ता मिल जाता है, जो पहले 100 रुपए का मिलता था। अब जो फार्मा की लॉबी है उसकी भी पेट पे लात मार दी, इसलिए वो भी चाहती हैं, आर्म्स लॉबी भी चाहता है मोदी हटे, आपकी फार्मा लॉबी भी चाहती है कि मोदी हटे। अब तेल की लॉबी देख लीजिए। तेल की लॉबी में पहले क्या था कि सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, इनकी दादागिरी थी। मोदी जी ने उसके ऊपर भी लात मार दी, रशिया से सस्ता तेल खरीद लिया। रशिया से भी सस्ता तेल हम वेनेजुएला से, ईरान से खरीदने की बातें कर रहे हैं। अब आर्म्स लॉबी, फार्मा लॉबी के साथ ऑयल लॉबी भी शुरू हो गई है कि मोदी को हटाना जरूरी है, वरना ये तो हमारी दुकान बंद कराएगा। ये आपको समझ आ गया नेशनल लेवल पर। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो चाहती हैं मोदी हार जाए। नफरत इतनी है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। अब उसका रीजन क्या है? देखिए 26 जनवरी था। 26 जनवरी पे किसने आना था? बड़े पप्पू बाइडन ने। आखिरी मोमेंट पे उस आदमी ने कैंसिल कर दिया। क्यों? ताकि मोदी का नाम खराब हो, ऑपोजिशन को मुद्दा मिले। बड़े बड़के मार रहे थे तुसी कि जी बाइडन आएगा हमारे 26 जनवरी पे, नहीं आया, अब कर लो जो करना है। क्यों? ताकि मोदी का नाम खराब हो और यहाँ पे लोगों को लगे यार ये तो बड़ा वीक आदमी है, एक बाइडन जैसे छोटे मोटे बंदे को भी बुला नहीं पाया अपने 26 जनवरी को। तो रीजन मोदी से नफरत क्यों है उसका मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन है मोदी जी अकेले नहीं जाते। 2014 से पहले जब भी कोई हमारा प्रधानमंत्री जाता था, साथ में कुछ मंत्री होते थे, साथ में जाते थे। जनरली फॉरेन मिनिस्टर ही प्रधानमंत्री के साथ जाया करता था। लेकिन अभी क्या होता है, आप कोई भी फोटो निकाल लीजिए मोदी के ट्रिप की, वहां पर 2 आदमी आपको मोदी जी के पीछे हमेशा दिखेंगे। फॉरेन मिनिस्टर एक तरफ बैठा होता है और दूसरी तरफ बैठे होते हैं हमारे NSA अजीत डोवल जी। आपने पहले कभी भी NSA जो है हमारा भारत का, क्या प्रधानमंत्री के साथ में देखा? नहीं। आपको हमेशा प्रधानमंत्री के साथ मम्मी जी, बेटा जी, जीजा जी, ऐसे ही लोग दिखते थे। आपको कभी भी फॉरेन मिनिस्टर कहीं और कोने में बैठा होता था, फोटोशॉप में कभी भी, फोटो ऑप में कभी भी वो दिखता नहीं था। और मोदी जी क्या करते हैं? जयशंकर एक तरफ और डोवाल जी दूसरी तरफ। अब रीजन क्या है? रीजन है हमारी संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं। और भारत की संस्कृति क्या है? भय बिन होत ना प्रीत। मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो है प्रीत जयशंकर जी कि भाई आपने प्यार से बात माननी है तो जयशंकर जी बात कर लो, वरना भय के लिए तो अजीत डोभाल है ही है, जो बोलते कम है और मारते ज्यादा हैं। पाकिस्तान को पता है इस चीज का, इनको अभी वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ नहीं आई कि भय और प्रीत होती क्या है। देखिए मोदी जी का स्टाइल है बिना बोले ही अपना काम कैसे निकलवाना है, और यही चीज है कि आंख में आंख डाल के मोदी जी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है पीछे कौन खड़े हैं। विक्रम और बेताल एक तरह से पीछे खड़े हैं, और ये चीज दुनिया भी समझ गई है कि भाई मोदी को हटाना जरूरी है, वरना ये अपने सारे काम दुनिया में करवाते जा रहे हैं एंड दुनिया के पास उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए कुछ भी है ही नहीं। इसीलिए नफरत है मोदी से कि मोदी को हटाना है, ताकि यहाँ पर पप्पू जैसा कोई आदमी आके बैठ जाए और इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। दैट्स ऑल। तभी चाइना भी हेट करता है, पाकिस्तान हेट करता है, आज अमेरिका भी लगा हुआ है मोदी को हटाने के लिए। सामने तो बोलेंगे तुसी सासी पर अपरा, बट बैक पे क्या है कि मोदी को हटाओ। सो दोस्तों, मैंने आपको एक नटशेल में समझाना था कि नेशनल लेवल पर लोग क्यों मोदी को हेट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम हो रहा है, सारी लॉबीज कैसे लगी हुई हैं मोदी को हटाने के लिए, और ये जो नेशनल लेवल पर है। अभी मोदी जी ने क्या किया है, ममता बनर्जी आई थी, उसी से शुरू किया था, उसी पे खत्म करते हैं। ममता बनर्जी से एक बात बोली कि हिसाब दो, वो बोली हिसाब तो नहीं देंगे भी नहीं। तो मोदी जी ने बोला ठीक है तेरे से हिसाब नहीं बनता तो मैडम हम एक काम करते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं, आपके आदमी भी रहेंगे, स्टेट के, सेंटर के भी रहेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। उसने इमीडिएटली उठी वहां से और वापस चली गई। उसे मालूम था कमेटी बनेगी
तो सारी विकटें गिर जाएंगी मेरे स्टेट की, कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, सारा पैसा खा लिया गया। यही चीज था पहले 2014 से पहले जो पूरे देश में होता था, और अब वो सारे रास्ते पैसे खाने के बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए नफरत है। अब आते हैं हम देशवासियों पे। देशवासी जो हैं वो मोदी से नफरत क्यों करते हैं? मोमिन हमें पता है मोदी से नफरत करते हैं बिकॉज मोदी जी ने जो जो काम बोले थे वो सारे एक एक करके उन्होंने करके दिखाए। बेशक वो मोमिन को लगता है कि उनके खिलाफ है, क्योंकि 1000 साल से इनको आदत थी, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं की लड़कियां उठा के ले गए, उनको कन्वर्ट कर दिया, धोखा दिया। अभी वो सारी चीजें बंद हो रही हैं एक एक करके। मोमिन को जो आदत पड़ी हुई थी फ्री हैंड की, वो बंद हो रही है। कांग्रेस ने भी उसके अंदर घी डालने का कोशिश किया आग के अंदर, और इन्हें बढ़ाते रहे, सिर पे बढ़ाते रहे, हिंदू को दबाते रहे सेकुलरिज्म के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, और इन्होंने अपनी मनमर्जियां करी। मोदी जी ने आकर सारा कुछ बंद कर दिया, इसलिए मोमिन नफरत करता है मोदी से। अब तो ओपनली बोलना शुरू कर दिया, मोदी हटेगा हम इनके सारे मंदिर जो बचे कुचे हैं वो सारे बंद करने हैं, तोड़ने हैं, और सब जगह पे मस्जिदें बनानी हैं, और सारे हिंदुओं को मार मार के हमने कन्वर्ट करना है या यहाँ से भागने के लिए मजबूर करना है। और इनके जितने घर हैं, जो इतनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं हिंदुओं ने, ये तो हमारे लिए बनाई है, हमने सारी लूटनी है, क्योंकि हमने तो कभी सीखा ही नहीं है काम करना, हमने तो लूट मार ही सीखी है, क्योंकि हमें किताब यही सिखाती है। तो मोमिन का समझा दिया। अब आते हैं हिंदुओं पे। हिंदू मोदी से नफरत क्यों करता है? क्योंकि मोदी जी ने फ्री में बांटना जो सिस्टम था रेबड़ियों का वो बंद कर दिया, और हिंदू है वो कहता है फ्री नहीं मिला तो मिला क्या। भाई आपको याद होगा जो पहले हमारे यहाँ पर, आज को तो पैकेट के दूध आते हैं, पहले हमारे यहाँ पर एक दूध वाला आता करता था हमारे मोहल्ले में। वो क्या करता था, 2 किलो दूध देता था, साथ में उसके बाद वो 100 ग्राम दूध और डाल के देता था आपको। आप उसी में खुश हो जाते थे हिंदू। क्यों? यार ये 100 ग्राम जो है ना, ये मुझे ज्यादा दूध दे रहा है, और भैया 300 ग्राम तो पानी में मिक्स करके लेके आया, उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको भी मालूम है कि पानी डालकर लेकर आया ये जो दूध बेचने वाला आया है, लेकिन आपको 100 ग्राम फ्री देकर वो आपको खरीद लेता था। यही चीज है, यही डीएनए है हिंदुओं का, जिसके कारण अब जो हिंदू है वो मोदी को हेट करता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी कुछ फ्री में देते ही नहीं, और भाई फ्री के चक्कर में आपने देश अपने हाथ से निकाल दिया 75 सालों में। यू वर द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड कि यार इनका कुछ नहीं हो सकता, ये गरीब लाचार बेसहारा कंट्री है, ये ऐसे ही चलेगी, लड़कते भड़कते कभी फ्रेजाइल 5 में आ गई, कभी फ्रेजाइल 3 में, उसके बाद फ्रेजाइल हो गई, जैसे श्रीलंका पाकिस्तान हो चुके हैं। सो मैंने आपको समझाना था दोस्तों, दिस इज वाई एट ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक सारे मोदी को हेट क्यों करते हैं। हेट करते रहिए, देश आपका है, प्रधानमंत्री आपने चूज करना है, कर लीजिए। मैं तो आपको चॉइस दे रहा हूं बार बार, टोंटी चोर, केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टैलिन, आप किसका नाम लेंगे, जिसको आपने चूज करना है आप कर लीजिए। उसके बाद भविष्य आपका क्या होगा ये भी पहले सोच लेना कि आपका भविष्य उसके बाद क्या होने वाला है। और लास्टली, पप्पू को मैं भूला नहीं हूं, ये मत सोचना मैंने पप्पू का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां पर पप्पू पप्पी पप्पा बहुत कुछ है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अपनी चॉइस फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कमेंट्स में डाल देना, ताकि मुझे पता लगे आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और दोबारा से आपके जैसे लोगों के लिए मुझे किसके लिए कौन सी वीडियो बनानी चाहिए वो मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.